जरा एक सेकंड रुकिए, जो आखिरी डिसीजन आपने लिया था, क्या आप सच में जानते हैं कि वो डिसीजन आपने लिया था, या बस ऐसा आपको फील हुआ कि आपने ही वो डिसीजन लिया है? अब एक सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सवाल सुनिए। जो अगला थॉट आपके दिमाग में आएगा, क्या आप उसे चूज कर सकते हैं, या आप सिर्फ उसे नोटिस करेंगे जब वो आ चुका होगा? न्यूरोसाइंस ने ये ऑब्जर्व किया है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक्शन का रेडीनेस, यानी किसी कार्य को करने की न्यूरल तैयारी, उस एक्शन के लगभग 550 मिलीसेकंड पहले शुरू हो जाती है, और इंसान को आगे किए जाने वाले एक्शन के बारे में लगभग 200 मिलीसेकंड पहले कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होती है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कॉन्शियस इंटेंशन डिसीजन की शुरुआत करता है या सिर्फ उसे नोटिस करता है? अगर थॉट्स पहले आते हैं और मैंने सोचा बाद में लगता है, तो सोचने वाला कौन है? सोचिए, अगर दो लोग एक ही सिचुएशन में बार बार अलग रिएक्ट करते हैं, तो क्या वो डिफरेंस उनकी चॉइस का है या उनके अंदर पहले से मौजूद कुछ और चीज का? और अगर वही दो लोग बार बार सेम तरह से रिएक्ट करते हैं, तो क्या वो फ्रीडम है या पैटर्न? अब ये सवाल सुनिए, अगर आपने अपना टेम्परामेंट नहीं चुना, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं चुनी, अपने फियर्स नहीं चुने, अपने डिजायर्स नहीं चुने, तो आपने एग्जैक्टली क्या चुना है? फिर भी हम ब्लेम करते हैं खुद को और दूसरों को, फिर भी हम गिल्ट फील करते हैं, फिर भी हम कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सवाल ये नहीं है कि चॉइस महसूस होती है या नहीं, सवाल ये है कि जिस चीज को हम चॉइस कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? क्या वो कोई पावर है जो हमारे अंदर बैठी है, या वो बस एक एक्सपीरियंस है जो एक्शन के साथ चलता रहता है? आज का डिस्कशन ये तय करने के लिए नहीं है कि फ्री विल है या नहीं है। आज का डिस्कशन ये समझने के लिए है कि अगर इंसान पूरी तरह से फ्री नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की है? और अगर इंसान पूरी तरह से अनफ्री भी नहीं है, तो फ्रीडम किस लेवल पर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि सच्चाई शायद दोनों एक्सट्रीम के बीच कहीं है, और आज हम उसी बीच की जगह को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बिना रेडीमेड कंक्लूजन के, सिर्फ एक सवाल के साथ। अगर आपकी फ्रीडम सीमित है, तो उस सीमित फ्रीडम के साथ आप कौन है? यही टेंशन है जिसने सदियों से फिलोसोफर्स को परेशान करके रखा हुआ है, और इस टेंशन को सबसे पहले साफ शब्दों में पकड़ने वाले इंसान का नाम है डेविड ह्यूम। अब जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं ना, वो कोई मिस्टिक नहीं था, कोई रिलीजियस थिंकर भी नहीं था। डेविड ह्यूम 18th सेंचुरी के स्कॉटिश फिलोसोफर थे, जिनका पूरा फोकस था इंसान असल में रोजमर्रे के जीवन में कैसे बिहेव करता है इसका पता लगाना। ह्यूम सीधी बात करते थे, वो पूछते थे अगर इंसान बिना किसी कारण के एक्ट करे तो क्या वो ज्यादा फ्री होगा? सोचिए, अगर कोई इंसान आज मददगार है, हेल्पफुल है, कल क्रूर है, परसों कुछ और है, बिना किसी वजह के, तो क्या आप कहेंगे वो ज्यादा फ्री है या बस अनरिलायबल है? डेविड ह्यूम कहते हैं ऐसा इंसान फ्री नहीं होता, ऐसा इंसान केओस होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, एक आदमी जेल में बंद है और जेल का दरवाजा बंद है, गार्ड खड़े हुए हैं गेट पे, वो आदमी बाहर नहीं जा सकता। ये उस व्यक्ति की लैक ऑफ फ्रीडम है। लेकिन वही आदमी अगर दरवाजा खुला हो और फिर भी बाहर ना जाए क्योंकि वो नहीं जाना चाहता, तो फिर इसको क्या कहेंगे? लैक ऑफ फ्रीडम। डेविड ह्यूम कहते हैं यही फ्रीडम है, और भले ही उसकी इच्छा उसके कैरेक्टर से आई हो, और यही वो फेमस डिस्टिंक्शन देता है, फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस ऑफ कॉज, फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। लेकिन यहाँ एक आवाज अंदर से उठती है, ठीक है मैं अपनी इच्छा से एक्ट करता हूँ, पर मैंने वो इच्छा चुनी कब? यही अगला फिलोसोफर बेचैन हो जाता है। अब एंट्री होती है एक ऐसे थिंकर की जिसके लिए मोरालिटी सबसे ज्यादा सीरियस चीज है, इमैनुअल कैंट, 18th सेंचुरी का जर्मन फिलोसोफर, जिसका सवाल सिंपल लेकिन बाहरी था, अगर फ्री विल नहीं है तो राइट रॉन्ग का मतलब क्या है? कांट कहते हैं कि डेविड ह्यूम लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, बट मोरालिटी के बेस पे अधूरी। क्यों? क्योंकि मोरालिटी सिर्फ मुझे ऐसा अच्छा लगता है नहीं होता, मोरालिटी होता है मुझे ऐसा करना ही चाहिए। अब कांट का क्लासिक सिनेरियो सोचिए, किसी के सिर पर बंदूक है और उससे झूठ बोलने को कहा जा रहा है, वो झूठ बोलता है, फिर भी हम कहते हैं उसे सच बोलना चाहिए था। ये शुड जो है ये कहाँ से आता है? कांट कहते हैं ये तभी मीनिंगफुल है जब हम मानते हैं कि वो कर सकता था, वो चूज कर सकता था। इसीलिए कांट साफ शब्दों में कहते हैं फ्री विल कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, फ्री विल एक मोरल एजम्पशन है, लेकिन इसकी कीमत भारी है। कांट को इंसान को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है, एक बॉडी जो कॉज फॉलो करती है और एक विल जो फ्री है, और साइंस इस स्प्लिट को नहीं मानती। यही तीसरी आवाज आती है, और वो आवाज सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है। अब जिस फिलोसफर की एंट्री होती है वो कंफर्ट देने नहीं आता है। आर्थर शोपेनहायर
19th सेंचुरी का जर्मन पेसिमिस्ट आर्थर शोपेनहायर, जिनका मानना था कि फिलॉसफी का काम सच्चाई बताना है, चाहे वो अच्छी लगे या ना लगे। शोपेनहायर एक लाइन बोलते हैं और सब कुछ हिल जाता है। मैन कैन डू व्हाट ही विल्स बट ही कैन नॉट विल व्हाट ही विल्स। आप एक्शन चूज कर सकते हैं बट चाह नहीं सकते। आपको वही चीज टेम्पटिंग क्यों लगती है जो लगती है? आपने डिसाइड किया था कि यही चीज आपको खींचेगी, या अट्रैक्शन पहले आया और रीजन बाद में? शोपेनहायर कहते हैं डिजायर आती है, इंपल्स उठता है, फियर पैदा होता है और रीजन बाद में आता है। और कहता है हाँ यही सही था। रीजन कोई राजा नहीं है, रीजन इज ए लॉयर। सेम इंसान, सेम सिचुएशन, सेम एक्शन। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर पहले से बना हुआ है ना। फ्रीडम हमें इसलिए फील होती है क्योंकि कॉजेस दिखाई नहीं देते, तो फिर बचा क्या? और यही अगली एंट्री होती है। ये न्यू एंट्री एक कंटेम्प्रेरी थिंकर की है जो फिलॉसफी को साइंस से जोड़ते हैं, डेनियल डेनेट। मॉडर्न फिलोसोफर जिनका फोकस है इवोल्यूशन, माइंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बचाया जाए। डेनियल डेनेट कहते हैं हाँ हम डिजायर चूज नहीं करते, लेकिन इससे फ्रीडम खत्म भी नहीं हो जाती। डेनियल डेनेट फ्रीडम को मैजिक पावर नहीं मानते, वो फ्रीडम को इवॉल्व्ड बायोलॉजिकल कैपेसिटी मानते हैं। ऑर्गेनिज्म सीखते हैं डेंजर अवॉइड करना, फ्यूचर इमेजिन करना, इंपल्स रोकना। अब चलिए इसको समझते हैं डेनियल डेनेट के चेस के एग्जांपल से। अगर चेस के गेम में एक प्लेयर 1 मूव थिंकर है और दूसरा 10 मूव थिंकर है, रूल सेम है दोनों के लिए, कोई बाहर नहीं गया, फिर भी 10 मूव वाला प्लेयर ज्यादा फ्री है। क्यों? क्योंकि फोरसाइट ज्यादा है। डेनियल डेनेट कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुमने डिजायर बनाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है तुम रीजन पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। डेनियल डेनेट फर्दर कहते हैं फ्रीडम इज इक्वल टू एल्बो रूम, सोचने की जगह, रुकने की ताकत और सीखने की क्षमता। लेकिन एक आखिरी चैलेंज बचता है। अब इस डिस्कशन में एक न्यूरोसाइंटिस्ट आते हैं, सैम हैरिस, मॉडर्न स्केप्टिक, जो पूछते हैं अगर रिस्पॉन्सिवनेस भी अनचूजन है तो क्रेडिट किस बात का? अगर सेल्फ कंट्रोल भी लक है तो प्राइड किस बात की? और यही डिबेट शार्पेस्ट पॉइंट पर पहुंचती है। साइंस दिखाती है कि फ्रीडम ऑल और नथिंग नहीं है, फ्रीडम डिग्री में होती है। डैमेज हुआ, फ्रीडम घटी, ट्रेनिंग हुई, फ्रीडम बढ़ी। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? अब हम एक्सट्रीम पर नहीं हैं। ना ये कह सकते हैं कि इंसान पूरी तरह से फ्री है, ना ये कि इंसान रोबोट है। हम कॉज से बाहर नहीं हैं, लेकिन हम बेटर कॉज बन सकते हैं। पर क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? या हमने अभी एक बहुत जरूरी सवाल पूछा ही नहीं। यहाँ एक सवाल है जो फ्री विल की डिस्कशन में अक्सर साइलेंटली अज्यूम कर लिया जाता है। क्या फ्री विल और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है? जब लोग कहते हैं मेरे पास फ्री विल है, तो अक्सर वो ये कह रहे होते हैं कि मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अवेयरनेस और कंट्रोल एक जैसी चीजें नहीं है। अब दर्द को लेकर अवेयर हो सकते हैं बिना उसे चूज किए हुए। अब डर को लेकर अवेयर हो सकते हैं बिना ये डिसाइड किए हुए कि आपको डर लगे। तो सवाल बदल जाता है, क्या कॉन्शियसनेस डिसीजन बनाती है या सिर्फ डिसीजन को देखती है? जब आप बात कर रहे होते हैं तो क्या आप हर शब्द पहले कॉन्शियसली चूज करते हैं, या शब्द निकलते जाते हैं और कॉन्शियसनेस उसे बाद में सुनती है? स्पॉन्टेनियस स्पीच, फ्लो स्टेट्स, सडन इमोशनल रिएक्शन, ये सब इशारा करते हैं कि कॉन्शियसनेस ज्यादातर समय कमांडर नहीं होती, वो विटनेस होती है, एक पोस्ट हॉक नरेटर, यानी जो हो चुका है उसकी कहानी बाद में सुनाने वाली आवाज। न्यूरोसाइंस में एक वेल नोन ऑब्जर्वेशन है, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में एक हेमिस्फेयर एक्शन इनिशिएट करता है और दूसरा हेमिस्फेयर उस एक्शन का एक्सप्लेनेशन बना देता है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। इसे कहा जाता है इंटरप्रेटर फंक्शन, यानी ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जो एक्शन के बाद रीजन करता है, और यही सिस्टम हमें ये फील कराता है कि मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया। कंक्लूजन स्लो है, न्यूरल प्रोसेसिंग तेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस बेकार है, इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस रियल टाइम कंट्रोलर नहीं है, वो हाई लेवल मॉनिटर है। जैसे ऑटो पायलट प्लेन उड़ा रहा हो और पायलट ज्यादा समय ऑब्जर्व कर रहा हो। पायलट हर सेकंड कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इंटरवेन कर सकता है। शायद फ्री विल कुछ नया क्रिएट करने की ताकत नहीं है, शायद फ्री विल कुछ रोकने की ताकत है। इंपल्स आता है, डिजायर उठता है, एंगर ट्रिगर होता है। फ्री विल वहां नहीं था जहाँ इंपल्स पैदा हुआ, फ्री विल वहां है जहाँ इंपल्स एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाता है। यही रीजन है कि थेरेपी, डिसिप्लिन और मेडिटेशन फ्री विल से जुड़ी होती है।
ये डिजायर नहीं बनाती, ये डिजायर को मैनेज करते हैं। अटेंशन ट्रेन की जा सकती है, जहाँ अटेंशन जाती है वहाँ बिहेवियर बदलता है, इम्पल्स वही रहता है, कंटेक्स्ट वही रहता है, लेकिन रिस्पॉन्स बदल जाता है। फ्रीडम इम्पल्स में नहीं होती, फ्रीडम रिस्पॉन्स के डिले में होती है। कॉन्शियसनेस ऑल्टरनेटिव दिखाती है, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था। ये मेंटल सिमुलेशन फ्रीडम जैसा फील देती है, लेकिन सिमुलेशन और एग्जीक्यूशन एक चीज नहीं होती है। फ्रीडम का एक्सपीरियंस पॉसिबिलिटीज देखने से आता है, ऑथरशिप से नहीं। तो अब क्लैरिटी आती है, कॉन्शियसनेस डिजायर क्रिएट नहीं करती, इम्पल्स इनिशिएट नहीं करती, एक्शंस की ऑर्डर नहीं होती, लेकिन पैटर्न्स को नोटिस करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती है, इम्पल्स को इंटरप्ट कर सकती है, लर्निंग को इंटीग्रेट कर सकती है, और यही लिमिटेड लेकिन रियल रोल फ्री विल को मीनिंगफुल बनाती है। अब पूरे सफर के बाद हम आखिरी क्लैरिटी पे आते हैं। एब्सोल्यूट फ्री विल, जहाँ इंसान खुद का अल्टीमेट ऑर्डर हो, शायद इल्यूजन है, लेकिन प्रैक्टिकल लिव्ड फ्रीडम रियल है। हम कॉजेज से बाहर नहीं हैं, लेकिन हम बेटर कॉजेज बन सकते हैं। हम थॉट्स के ऑर्डर नहीं हैं, लेकिन रिएक्शन के एडिटर जरूर हो सकते हैं। और शायद इतनी फ्रीडम एक ह्यूमन के लिए काफी है। फ्री विल कॉजेज से भागने की ताकत नहीं होती, फ्री विल बेहतर कॉज बनने की क्षमता होती है। अगर आज के एपिसोड से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाले कोई भी एपिसोड आप मिस न कर पाए।